सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 महीने पुराने फैसले को फिर से यू टर्न ले लिया। 6 महीने पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। फैसला था तमिलनाडु के मामले में, तमिलनाडु सरकार वर्सेज गवर्नर को लेकर के मामला था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, टाइमलाइन दिया था कि इतने टाइम के अंदर आपको किसी भी राज्य के विधेयक पे सहमति दे देनी पड़ेगी। ये राज्यपाल के लिए भी था और राष्ट्रपति के लिए था। राज्यपाल के लिए उसने 1 महीने तय किया था और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने। यही मामला था। ये मामला अप्रैल 2025 में ये मामला आया था, ये फैसला आया था। इसी फैसले के जवाब में इसी साल अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। उसमें टोटल 14 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन पे सवाल मांगे गए थे और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में इसी सवाल के जवाब में उन्होंने फैसले को पलट दिया है। इसी फैसले के संबंध में कुछ सारे आर्टिकल चर्चा में आ गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कौन कौन से आर्टिकल है। एक तो सबसे पहले है कि आर्टिकल 143, यही आर्टिकल है जिससे सलाह मांगी गई थी। इसी आर्टिकल के आलोक में ये आर्टिकल 143 बात करता है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पे, या तो मामला संविधान, कानून या तथ्य से जुड़ा हुआ है, संविधान के या किसी कानून से जुड़ा है, या फिर दूसरा है कि लोक महत्व का कोई मामला है तो उस पर सवाल पूछ सकती है, उससे सलाह मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति। दूसरा है आर्टिकल आ गया था 142, इससे पूर्ण न्याय के सिद्धांत का जिक्र है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर बोलते हैं, वो है। तीसरा आर्टिकल था आर्टिकल 131, ये आरंभिक अधिकारता का। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार का है सबसे पहला अधिकार, ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं उसे आरंभिक अधिकारता कहते हैं। चौथा था आर्टिकल 200, 201, मेन आर्टिकल यही था जिससे मामला उठा था, वो आर्टिकल यही है। पांचवा है आर्टिकल 361, ये विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है। तो आज इन्हीं सारे मामलों को देखेंगे, इन्हीं आर्टिकल पे चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि मामला क्या था, वो 14 सवाल कौन थे, पुराने मामले क्या थे, नए मामले क्या बदले गए, दोनों में अंतर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सलाह दी है प्रेसिडेंट को, क्या वो लागू होगा, क्या पुराना फैसला बदल गया या बरकरार है, तो इस सब पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एक एक करके। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 दरअसल इसके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको दे देते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अवशेष माने जाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था कि गवर्नर जनरल किसी मामले पे संघीय न्यायालय से, तब संघीय न्यायालय हुआ करता था, संघीय न्यायालय से किसी मामले पे सलाह मांग सकती है, उस पर उसकी राय जान सकती है। यही इसी चीज को अब आर्टिकल 133 में राष्ट्रपति के लिए रख दिया गया है। अब राष्ट्रपति किसी संविधान के किसी लॉ या तथ्य से जुड़ा कोई मामला या किसी लोक मत का मामला, उस पर राय मांग सकती है। दूसरा चीज क्या है कि ये आर्टिकल 143 केवल सलाहकारी है। आर्टिकल 143 के तहत अगर कोई भी सलाह देता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट, तो राष्ट्रपति को ये सलाह मानना बाध्य नहीं है, वो केवल सलाहकारी है। तीसरा दूसरा ये कि अगर ये कोई ओपिनियन दिया है कोर्ट ने, तो वो किसी भी न्यायालय के लिए मिसाल के तौर पर आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी न्यायालय ये मिसाल के तौर पर नहीं ले सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला दिया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है वो मिसाल के तौर पर यूज किया जाता है, वो एक कानून हो जाता है, लेकिन ये कानून नहीं होता। हाँ, लेकिन इसे रिफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, रिफरेंस के तौर पे यूज कर सकता है कोई भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कोई अधिकरण या फिर कोई लोअर कोर्ट, इसके लिए मनाही नहीं है। दूसरा क्या है कि अब देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 में बात है दो मामले की। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी लॉ, कोई भी कानून या तथ्य का अगर कोई मामला आता है या फिर लोक महत्व से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है। और ऐसा सलाह सुप्रीम कोर्ट से जब भी मांगा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा 5 जजों की बेंच बैठेगी और कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, वही इस पर सलाह दे सकता है। 5 जजों की बेंच मतलब संवैधानिक बेंच, इसी के पास ये राइट है। 2 जज 1 जज ये फैसला नहीं देंगे, इस पर कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। ये जिक्र किया गया है 145 में आर्टिकल से बताया गया है। दूसरा है इसमें कि ये जो सलाह आमतौर पर राष्ट्रपति मांगता है, ये आमतौर पर सवाल मंत्री परिषद में होते हैं। मंत्री परिषद के ये सवाल होते हैं, ये सलाह होते हैं। मंत्री परिषद राष्ट्रपति के थ्रू ये सलाह मांगता है, ये राष्ट्रपति के स्वयं की उपज नहीं होती है। दूसरा मामला क्या है कि राष्ट्रपति
अगर सलाह मांगती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया था, बोला था कि कुछ मामले जैसे कि संविधान के तथ्य और लॉ का अगर मामला है, तथ्य और कानून से जुड़ा कोई मामला है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देगा ही देगा, वो डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मामला लोक महत्व का है तो लोक महत्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट जवाब देने से मना कर सकता है, वो बाध्यकारी नहीं है कि उसे इस पर अपना ओपिनियन देना ही देना है। इसी के तहत 1993 में एक मामला आया था अयोध्या जन्म राम भूमि विवाद पे। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है उस पर विवाद के लिए लोक सवाल पर ओपिनियन मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब देने से मना कर दिया। अब तक मोटे तौर पे 15 बार ऐसा हुआ है कि 15 बार सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगे गए राष्ट्रपति के द्वारा, मोटे तौर पे 15 बार ऐसा हो चुका है। अब है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में चर्चा में आ गया। आर्टिकल 142 कहता है, ये वो है आर्टिकल 142, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला आया, मान लीजिए अगर एक मामला आता है, केस आया और सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये मामला तो हमारे जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं, हम इस मामले को ले ही नहीं सकते, अगर ऐसा मामला अगर वो नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए 142 है। फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि 142 में कहा गया है पूर्ण न्याय, अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में लगता है कि हाँ पूर्ण न्याय की जरूरत है, न्याय पूरा नहीं है, तो ऐसे मामले को वो 142 के तहत ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर फैसला दे सकता है, वो फैसला वैसे ही लागू होगा जैसे बाकी सब आर्टिकल के तहत लागू होते हैं, बाकी जो भी पावर है। तो इसी के तहत ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट 142 में पूर्ण न्याय की बात की गई। पूर्ण न्याय के तहत किसी भी मामले को अपने पास लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता नहीं है, लेकिन कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इंप्लीमेंट भी किया, सुना भी, बहस भी हुई और केस भी लिया। ये मामला वही 142 के तहत लिया था। सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि ट्रिब्यूनल के फैसला से पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उसने 142 के तहत ये मामला लेकर फैसला दिया था और इस पे पूर्ण न्याय के हिसाब, पूर्ण न्याय को देखते हुए उसने जजमेंट सुनाया और लागू भी हुआ। अब अगला क्या है देखिए, अगला है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता। इस संविधान को उपबंध के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच, या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों या अन्य राज्यों के बीच, या दो से अधिक राज्यों के बीच। असल में मामला यह है कि राज्य और संघ के बीच कोई विवाद होता है या फिर दो राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो उस संबंध में आरंभिक अधिकारता, मूल अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लोअर किसी भी कोर्ट के पास ये राइट नहीं है ये मामला देखने का। इसमें क्या क्या प्रोविजन? नंबर 1 में क्या है, इसमें 3 है। 131 में देखिए 3 क्लॉज है। 3 ये है, अगर एक तरफ भारत सरकार हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरी ओर कुछ राज्य है, एक राज्य या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। दूसरा ये है, एक साइड है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस एक या फिर एक से अधिक राज्य, और दूसरी तरफ है, दूसरे साइड में है एक राज्य या फिर यहाँ भी एक से अधिक राज्य, 1 प्लस स्टेट। तीसरा है, एक तरफ या तो एक राज्य या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य। ये अगर दो या दो से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच के मामले हैं, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच के मामले हैं, या एक तरफ पार्टी केंद्र सरकार या कुछ राज्य भी है, दूसरी तरफ पार्टी दूसरी राज्य है कुछ, तो ये सारे मामले केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवाद है, या आपसी या केंद्र के साथ, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाएंगे। तो किसी और न्यायालय पे इस पे राइट ही नहीं है, किसी और न्यायालय की कोई अधिकारता नहीं है इस पे। ये 131 ही बोलता है। अब अगला देखिए क्या है, आगे है 200, अनुच्छेद 200 विधेयक में अनुमति, और अनुच्छेद 201। देखिए ये क्या मामला, यही है, यही तो शुरू हुआ। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि अगर, ये तो हमें पता ही है, नहीं पता है तो बता देता हूं कि कोई भी कानून, कोई भी विधेयक तभी पास माना जाता है, तभी वो कानून बन पाता है जब उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यों के मामले में राज्यपाल और सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार के मामले में, संघ सरकार के मामले में राष्ट्रपति। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति के पास ये राइट है, अभी बताता हूँ कौन से मामले हैं। तो उस कंडीशन तभी वो कानून बन पाता है। तो यही बोलता है कि अगर दोनों विधानसभा, अगर विधानमंडल से, विधान परिषद और विधानसभा जिस राज्य में दोनों है, विधानमंडल से अगर कानून पारित हो गया तो उसके बाद 200 के तहत ये जाता है राज्यपाल के पास राज्य में, और केंद्र में जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राज्य के पास जाता है तो राज्यपाल के पास क्या क्या राइट है इसी की बात करता है। तो राज्यपाल के पास 4, संविधान के तहत 4 ऑप्शन दिए गए, 4 राइट है। पहला एक ये है कि राज्यपाल इस पे अपनी सहमति देगा, एसेंट देगा, मतलब सहमति देगा। दूसरा क्या है, वो सहमति देने से मना कर देगा।
एसेंट डिनाई नहीं देगा। तीसरा क्या है, वो अपनी सहमति रोक देगा, ना इस पे हाँ कर रहा है ना ना कर रहा है। और चौथा क्या है, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, मतलब राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अगर एसेंट दे दिया तो कानून बन गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एसेंट डिनाई कर दिया तो ये डिनाई कर देगा और रीजन बता के डिनाई करके जाएगा वापस पुनर्विचार के लिए। संसद इस पर पुनर्विचार करेगी, विधानमंडल इस पर पुनर्विचार करेगी, और पुनर्विचार करने के बाद ये फिर से आएगा राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को उस समय अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। उसके पास फिर ये ऑप्शन नहीं है कि वो रोक ले या वापस कर दे। तीसरा कंडीशन है कि एसेंट रोक पे कोई जवाब ही न दे, रोक ले, ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, ना उस पर साइन करके भेज रहा है ना लौटा रहा है, अपने पास रखे हुआ है। ये जो है ना, यही असीम पावर है, सारा डिस्प्यूट इसी पे है, जो वो रोके रहता है। चौथा मामला है कि राष्ट्रपति के पास चला जाए। ये वैसे मामले होते हैं जब इन्हें लगता है कि ऐसा कोई भी मामला है जिससे हाई कोर्ट की स्थिति कम हो, या फिर हाई कोर्ट के पावर कम किया जा रहा है, हाई कोर्ट की स्थिति खतरे में आ जाएगी, ऐसा कोई भी मामला है तो ऐसे मामले पर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगी। या फिर संघ संवर्ती सूची या केंद्र सूची से संबंधित कोई मामला, वो भी राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाते हैं। तो वैसे कुछ मामले डिफाइन किए गए हैं जो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो ये मामला यह अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर है इसमें? और राष्ट्रपति के पास जो पावर दिए गए हैं वो है आर्टिकल 201 में बताया गया। राष्ट्रपति के पास इसमें 3 पावर है। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे देगा, या फिर वो सहमति रोक लेगा, उस पर कुछ नहीं करेगा। तीसरा है कि वो डिनाई कर देगा, वापस चला जाएगा। डिनाई कर देगा, जैसे ये डिनाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा फिर वापस से विधानमंडल के पास, और विधानमंडल को वापस होने के बाद 6 महीना के भीतर इसे फिर से पास करके भेजना पड़ेगा। 6 महीना के भीतर अगर ये पास करके भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास फिर ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो सहमति दे, या रोक ले, या फिर डिनाई कर दे। राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति कितनी भी बार डिनाई कर सकता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है इस मामले में। तो मामला सारा यहीं पे था। अब देखिए मामला क्या हुआ। मामला ये था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर, थोड़ा ये पॉलिटिकल मामला ज्यादा हो गया। तमिलनाडु सरकार बिल पास करके भेजती थी और गवर्नर इसे रोक लेता था। फिर जब इस पर ज्यादा बात विवाद होता था तो गवर्नर क्या करता था, इसे राष्ट्रपति के पास भेज देता था। राष्ट्रपति के बिल अटका हुआ। ऐसे लगभग 10 बिल हो गए थे, और 10 बिल पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। दोबारा पास करके भेजने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा था। तो इसे मामला को लेकर तमिलनाडु गवर्नमेंट पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वहां पे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई की, और सुनवाई करके उसने फैसला दिया। 2 जजों की बेंच थी तब। 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल आर्टिकल 200 का इस्तेमाल करते हुए उनके पास केवल 3 राइट है, या तो अपनी सहमति देगा, या फिर मना कर देगा, वापस लौटा देगा, या फिर राष्ट्रपति को भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा ये। और वो भी कितने समय में? 1 महीने के अंदर में से ये फैसला लेना पड़ेगा, केवल 1 माह। 1 माह में वो बताया तो कंसेंट देगा, या कंसेंट लौटाएगा, या राष्ट्रपति के पास भेजेगा। सब के लिए 1 महीना का समय। रोक के रखे रहने की अधिकतम सीमा पे लिमिट लगा दिया, वो हो गया 1 माह। और अगर वो राष्ट्रपति को भेजता है तब यहाँ से राष्ट्रपति के पास भी ऑप्शन यही है, बस 2 ऑप्शन रह गए। 3 महीने के अंदर में या तो वो इसे पास कर देगा, या फिर इसे कारण सहित लौटा देगा। कारण सहित लौटाने के लिए राज्यपाल को भी बोला गया था, लौटा देगा, लेकिन ये वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, लेकिन 3 महीने के अंदर में। ये फैसला आया था। ये फैसला अभी भी बरकरार है। कैसे बरकरार है वो बताते हैं। दरअसल क्या है, आर्टिकल 143 सलाहकारी है, ये तो हमने बताया था, ये लागू नहीं होता है। 5 जजों की बेंच ने अपना ओपिनियन दिया है इस पे, अभी लागू नहीं हुआ है। इस ओपिनियन में कहा गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समय सीमा तय करती है, अगर संविधान में लिखे गए उपबंधों के खिलाफ जाती है, तो ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन होगा। पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो कि मूल ढांचे का हिस्सा है, और लोकतंत्र की भावना के भी ये खिलाफ है, क्योंकि न्यायपालिका कानून बना रही है, इसके जरिए कानून बना के तय कर रही है कि आपको 3 महीने में समय सीमा लागू कर रही है, जो कि न्यायपालिका का काम नहीं है। तीसरा एक बार एक और मामले हुए थे। जब ये मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 काम किए थे। पहला, उसने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दिया।
समय सीमा तय कर दिया। दूसरा कि उसने बोला कुछ विधेयकों को उसने स्वतः ही साइन मान लिया कि इतने लंबे समय तक आपने रख लिया है, इसमें राज्यपाल की साइन की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ही साइन माना जाएगा, इसे पास माना, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा ये पास मान लिया जाएगा। देखिए ये काम किया था। तीसरा ये था कि अब से राज्यपाल कोई भी ऐसे मामले को रोक के नहीं रख सकता है। ये 3 काम हुए थे। तो उसी संबंध में एक मामला ये था कि अगर बिल स्वतः पास हो गया, मतलब कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ, तो ये तो कानून बन गया बिना इनके सिग्नेचर के। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनने से पहले जब वो विधेयक है उसी का उसने न्यायिक पुनर्विलोकन कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है नहीं। उसे राइट है कि किसी भी कानून का पुनर्विलोकन वो कर सकता है, विधेयक का नहीं कर सकता है। कायदे से तो भावना तो संविधान की ही कहती है। तो ये एक डिस्प्यूट हो गया। इस सब पे सवाल थे। अगला क्या देखिए, अगला है आर्टिकल 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का समुच्चय। देखिए आर्टिकल 361 क्या कहता है। आर्टिकल 361 में शुरू में 3 चीजों का जिक्र था, एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल और तीसरा राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख जो कुछ प्रिंसी स्टेट थे, रियासत के प्रमुखों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। तो अब ये नहीं है, अब इसे विलोप कर दिया गया। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ प्रावधान दिए गए कि वो अपने पद पे रहते हुए पद के दौरान अगर कोई भी वो कार्य करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो उसे किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। उसके काम की जांच नहीं की जा सकती, न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। बस एक मामले छोड़ के, वो था आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 महाभियोग से जुड़ा हुआ है। अगर महाभियोग लगाया जा रहा है राष्ट्रपति पे संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध, तो वो मामला अगर इस संबंध में किसी की, कोई कोर्ट की या कोई जज की बेंच की या फिर कोई अधिकरण को इसकी जांच के लिए दिया जाता है कि वो जांच करेगा, ऐसे मामले में राष्ट्रपति को समन भेजा जा सकता है, उसके काम का जांच की जा सकती है। बाकी किसी भी मामले में नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध ना कोई सिविल कार्रवाई चल सकती है, न उस पद के दौरान उनके खिलाफ कोई दंडी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट कोई समन जारी कर सकता है, कोई वारंट जारी कर सकता है। ये सब कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसी संबंध में था ये आर्टिकल। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल राय मशवरा किया गया था। उस 14 सवाल में सवाल ये भी थे कि क्या आर्टिकल 61 जो है उनके कार्यों को किसी भी न्यायालय में किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन करते हुए। तो जब राज्यपाल ने अपने विवेक से फैसला लिया है कि उसे वैक्सीन देना है कि नहीं देना है, तो क्या ये न्यायालय इस पर फैसला ले सकती है? यही सवाल था, इसलिए ये आर्टिकल चर्चा में आ गया। अभी क्या स्थिति है ये समझ लीजिए। अभी की स्थिति वही है कि 1 महीना में उसे कंसेंट देना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा, या फिर अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास जाता है तो 3 महीने में से फैसला देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अभी जो ओपिनियन आया है वो कानून नहीं है, ओपिनियन है। ओपिनियन बाध्यकारी भी नहीं है, लागू भी नहीं किया जा सकता है। तो अभी पुरानी स्थिति है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कानून बदल गया, अभी कुछ नहीं बदला है, अभी यही है। अब देखते हैं क्या सवाल थे और क्या मामला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जब अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके समक्ष संवैधानिक विकल्प क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपके पास मात्र 3 विकल्प है। आर्टिकल 200 के तहत केवल 3 ऑप्शन है। अवेयर टू द गवर्नर के पास जब वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल को डील कर रहा है, मतलब किसी भी विधेयक को डील करने के लिए 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन क्या क्या देखिए। एक तो वो एसेंट दे सकता है, तो फिर वो एसेंट जैसे ही देगा तो क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। गवर्नर या तो एसेंट दे सकता है, कानून बन जाएगा। दूसरा है कि वो रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बिल सजेशन के साथ वो वापस कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए, तो ये वापस जाएगा, पुनर्विचार वो करेगा। तीसरा कि वो रिजर्व कर सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, बिल प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। बस ये 3 प्रधान। वो रोक के नहीं रख सकता, रोक नहीं सकता है। ये बात अभी भी बोला है। बस जो नहीं है वो है टाइम बाउंड। उसने बोला कि हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम टाइम बाउंड करते हैं संविधान, तो ये संविधान की भावना के खिलाफ होगी। संविधान के जो कानून इतने दिन से बने आ रहे हैं, संरक्षित है, उसके खिलाफ हो जाएगा। और ये न्यायपालिका का काम कानून बनाना नहीं है, बने हुए कानून की समीक्षा करना है केवल। जो ये कानून मूल अधिकार के उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, संविधान के किसी प्रावधान के उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 200 के भावना में बदलाव किया, टाइम फ्रेम सेट किया, वैसे ही क्या हो गया, ये कानून बनाने जैसी बात हो गई। इसका सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया कि आप 1 महीने में देंगे ही देंगे। तो ये जो राज्यपाल के कार्य है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक पदों के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो गया। इसीलिए ये मामला चर्चा में था और ये सबसे ज्यादा विवाद का यही विषय था
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा मामला क्या था? दूसरा सवाल था कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत विकल्पों का प्रयोग करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बाध्य नहीं है, क्योंकि इसके पास विवेक है कि वो एसेंट देगा या वापस लौटाएगा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। क्योंकि अगर वो उससे बाध्य होगा ही तो पुनर्विचार जैसी कोई बात ही नहीं रही। पुनर्विचार के लिए कोई बात ही नहीं, राष्ट्रपति को देने की उसका राइट ही नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार अपने विधेयकों के खिलाफ वोटिंग का राइट देगा ही नहीं राज्यपाल को। बस उसे ये अधिकार नहीं कि बिल को रोके रखे, डिले करके रखे अपने पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम, और ये काम जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम गवर्नर ने क्या फैसला लिया हम उसकी जांच नहीं करेंगे। वो रोका, उसे रिटर्न किया है, राष्ट्रपति के लिए रखा, लेकिन अगर वो अनावश्यक डिले होता है तो वो किस मंशा से डिले किया गया उसकी हम जांच जरूर कर सकते हैं। ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसमें ये फैसला दिया। अगला क्या है देखिए, तीसरा सवाल है कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? इस संबंध में उसने यही बताया कि हाँ न्यायोचित है, विवेक न्यायोचित नहीं है। अगर वो डिले करता है तो उसकी जांच हम कर सकते हैं। चौथा सवाल था क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? इसका यही मतलब है कि 200 में अगर वो फैसला कोई लेता है तो 61 में कहा गया है कि उसके कार्यों के किसी भी न्यायालय में उसकी जांच नहीं की जा सकती, किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसी संबंध में पूछ रहा है कि अनुच्छेद 361 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। 361 इस पर प्रतिबंध लगा रहा है क्या कि नहीं 200 के तहत हम कर सकते हैं? इस संबंध में बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसके कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे, उनके व्यक्तिगत कार्यों की समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बिल होल्ड करते हैं तो उस नियत की समीक्षा हम करेंगे। ये राइट नहीं है उसके पास। अब अगला क्या है? अगला सवाल था कि अनुच्छेद 200 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से राज्यपाल पर समय सीमा लागू की जा सकती है? तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, नहीं हम नहीं कर सकते, मेरे अधिकार में नहीं है, ये हमारे अधिकार से बाहर का मामला है। छठा क्वेश्चन था क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? क्या इसकी व्याख्या की जा सकती थी? इसे भी मना कर दिया, नहीं की जा सकती है, लेकिन शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस के लिए हम ये बात देख सकते हैं कि इसे डिस्क्रिशन नॉट लिमिटेड एंड नॉट टाइम बाउंड, लेकिन हम इसकी जांच जरूर करेंगे कि ये क्यों रोका गया है। अगला है क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए समय सीमा लागू की जा सकती है? इस संबंध में मना किया, नहीं की जा सकती समय सीमा। आठवां है क्या राज्यपाल द्वारा विवेक सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की आवश्यकता होगी? इसका कहने का मतलब कि क्या हर बार जब कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो क्या राष्ट्रपति हर बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगी 143 के इस बिल पे क्या किया जाए? इस संबंध में बोला नहीं, हर बार नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अगर खराब नियत से ये बिल को रोका जा रहा है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, लेकिन 143 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के फैसले कानून लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हो सकते हैं? क्या अदालतें किसी विधेयक के विषय वस्तु पर निर्णय दे सकती है? उसने बोला नहीं दे सकती है, क्योंकि न्यायालय का कानून की जांच करना है, कानून की समीक्षा करना है, न कि विधेयक की। और जब तक इस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक विधेयक कानून ही नहीं बनेगा। तो ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायालय के पास नहीं है। अगला है क्या राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो इस संबंध में बोला कि नहीं की जा सकती है। न्यायालय 142 का प्रयोग कर राज्यपाल या राष्ट्रपति की भूमिका को नहीं तय कर सकता है, लेकिन बिना कारण, अकारण, बेवजह अगर बिल विलंबित होता है तो इस संबंध में वो एक्शन ले सकता है, इस संबंध में वो कार्रवाई सुन सकता है, लेकिन वो इनके पदों, शक्तियों और कार्यों की परिभाषा को नहीं बदल सकता, उसके वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगला है क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? इसमें उसने मना कर दिया, नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिना, सहमति के बिना कोई कानून बन ही नहीं सकता। न्यायालय इस पर स्वतः अनुमति नहीं दे सकता है। अगला था क्या न्यायालय किसी पीठ के लिए अनिवार्य है कि वो पहले यह निर्णय करे कि उसके समक्ष जो मुद्दे हैं उनमें विधि के ऐसे सार्वजनिक प्रश्न शामिल है जिन्हें अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत 5 न्यायाधीशों वाली पीठ को भेजा जा सकता है? ये मामला इसलिए उठा है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि लास्ट टाइम जो ये डिसीजन आए थे राज्यपाल के संबंध में कि राज्यपाल को बिल देना चाहिए, कितने दिन में तय करेगा, क्या अधिकार है, ये मामला संवैधानिक था, क्योंकि संविधान की व्याख्या तय करनी थी कि संविधान इसमें क्या कहता है। ये केवल 2 न्यायाधीश की बेंच ने ये फैसला दे दिया, तो ये तो संवैधानिक पीठ है भी नहीं। यही पूछ रहा है कि 145(3) में जो बात कहा गया है, कोई भी संवैधानिक चीज या संवैधानिक मुद्दों पर डिस्कशन 5 जज से कम की बेंच नहीं करेगी, तो क्या पहले इसे
5 जज की बेंच के साथ निर्णय करना चाहिए या फिर कोई भी जज ऐसे रैंडम फैसला ले सकता है? यही इसीलिए ये मुद्दा उठा था, यही बात है। इसने बोला कि इस प्रश्न का जवाब, न्यायालय ने ये जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि इस प्रश्न का जवाब विधायिका से जुड़ा, विधान से जुड़ा राज्यपाल के फैसला से मेल नहीं खाता है, तो इसका जवाब यहाँ देना उचित नहीं है। अगला क्या है? अगला है देखिए 13वां प्रश्न का था कि अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्रक्रियात्मक कानून तक सीमित है या क्या यह निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या किसी लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या संगत हो। कहने का मतलब कि 42 का प्रयोग क्या, 142 का प्रयोग क्या सुप्रीम कोर्ट तब कर सकती है जब कोई कानून ऑलरेडी लागू हो, राज्यपाल के संबंध में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसके पास क्या राइट है, राष्ट्रपति के संबंध में शक्ति और कार्य पहले से लिखे हैं, तो क्या इस संबंध में ये पूर्ण न्याय के लिए इसका प्रयोग कर सकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस सवाल का जवाब बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही इसका व्याख्या करना अभी संभव नहीं है, तो इसमें भी इनकार कर दिया। अंतिम और 14वां सवाल था, क्या संविधान अनुच्छेद 131 के अतिरिक्त संघ और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य क्षेत्राधिकार पर रोक लगा सकता है? कहने का मतलब है कि अगर न्यायालय में कहीं किसी और आर्टिकल में लिखा गया है, 131 किसी और आर्टिकल में लिखा गया है कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता से बाहर है, तो क्या 131 के अतिरिक्त वाले जो मामले, तो क्या उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 131 के तहत मामला ले सकता है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया है, बोला कि इस प्रश्न का यहाँ कोई महत्व नहीं है, इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, विधायिका और कंसेंट के मामले से कोई। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट बताया कि क्लियर बाउंड्री एक तय कर दिया गवर्नर्स के पावर को लेकर कि वो उसे सारे राइट है लेकिन उसे बिल रोकने के राइट नहीं है, वो होल्ड नहीं कर सकता बिल, तो ये तय कर दिया। दूसरा उसने इस बात पे भी जोड़ दिया कि एसेंट मस्ट नॉट बी डिलेड, ये किसी भी कीमत पर डिले नहीं हो सकता है। डिस्क्रिप्शन इज लिमिटेड, विवेकाधीन शक्ति लिमिटेड है, ये जुडिशियल रिव्यू इस पे किया जा सकता है अगर इन एक्शन और कुछ भी एक्शन नहीं लेता है तो। तीसरा था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए, गवर्नेंस और पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के लिए ये फैसला दिया ताकि दोनों चीज बना रहे, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी बना रहे और शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से जाए, ताकि संविधान की जो मूल भावना है बैलेंस बना रहे एक तरह से। और क्या किया जा सकता है कि ये मामला आगे ना आए, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में सहयोग होना चाहिए, ये सहयोग जरूरी है। राजनीति हित के जगह पे राष्ट्र और लोक हित जरूरी है, सुझावों पर जल्दी से कार्रवाई किया जाए, इसे डिले करने की जरूरत नहीं, सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है और किसी भी निर्णय में पारदर्शिता और समयबद्धता अपेक्षित है। तो ये था पूरा मामला। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो विवेचना आईएएस एवं जुडिशियरी के टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां जुड़ने के बाद आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। धन्यवाद।